कल हमने आपका एक टॉपिक कंप्लीट किया था वाउचिंग ऑडिटिंग थ्योरी में। वाउचिंग का मीनिंग था कि जितने भी हमारी कंपनी में अकाउंट्स रिलेटेड एंट्री डली हुई है उनके लिए जो एविडेंस कंपनी के पास अवेलेबल होते हैं उनको वाउचर बोलते हैं। जब उनका वेरिफिकेशन होता है तो उस प्रोसेस को वाउचिंग बोला जाता है। वाउचिंग के बाद ही नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। कंपनी में जितनी भी प्रकार की टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज, इन सभी लायबिलिटीज की वेरिफिकेशन होती है और बाद में इनकी सॉरी पहले वैल्यूएशन होती है, फिर इसके बाद में वेरिफिकेशन जो है ऑडिटर करता है। सबसे पहले बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट्स। वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट्स का मतलब होगा कि कंपनी में जितने भी प्रकार की एसेट्स एज ए प्रेजेंस मीन्स प्रेजेंस में अवेलेबल है, चाहे वो फिक्स है, चाहे वो करंट है, चाहे वो लायबिलिटीज करंट में है, चाहे लॉन्ग टर्म में है, चाहे वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज है, सभी चीजों को जो एग्जामिन किया जाता है, जो आपकी बैलेंस शीट में दिखाई जाते हैं, जिससे हम बोलते हैं कि ट्रू और फेयर फेयर व्यू दिख रहा है बिजनेस का, उन चीजों को एक्चुअल में जब चेक किया जाता है उसको वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट्स बोला जाता है। मींस ऑडिटर आपकी कंपनी में चेक करेगा कि जो आपके सीएन जो आपके अकाउंटेंट ने बना के दिखाए हैं अभी, जो हमारी एसेट्स हैं, जो हमारी लायबिलिटीज हैं, उनकी वेरिफिकेशन की जाती है। वेरिफिकेशन जब भी की जाएगी कुछ स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप इन्होंने बताया है कि असेसिंग द एसेट्स एट द एप्रोप्रिएट वैल्यू। ये चेक किया जाता है कि जो आपने वैल्यू दिखाई है उसकी एसेट्स की वो बिल्कुल सही है, जितने परसेंट उसकी डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए थी आपने हर साल उसकी डेप्रिसिएशन लगाई नहीं लगाई, जितने में खरीदी थी वो वैल्यू स्टार्टिंग से सही डाली। कुछ लोग जितने भी एसेट्स खरीद के लेके आगे उसमें लिखा जाता है कि परचेज वैल्यू, इंस्टॉलेशन वैल्यू, कुछ लोग इंस्टॉलेशन वैल्यू को परचेज वैल्यू में ऐड नहीं करते हैं, सीधा परचेज वैल्यू को लेके काम स्टार्ट कर देते हैं। तो वो वेरिफिकेशन उसमें की जाती है कि आपको परचेज वैल्यू के साथ जो इंस्टॉलेशन वैल्यू भी लगी हुई है वो भी फिक्स एसेट की वैल्यू में ऐड करके ही स्टार्ट करना होता है। इस्टेब्लिशमेंट ओनरशिप एंड टाइटल ऑफ द एसेट्स। जो एसेट्स आई हैं वो किसके लिए आई हैं? किसी ओनर की तो नहीं है, पता लगा आई है किसी ओनर के लिए, आपने अपने रिकॉर्ड में चढ़ा के चले हुए हैं, इसकी वेरिफिकेशन की जाती है। कंफर्मिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट। ये भी कंफर्म किया जाता है कि एसेट्स हमारे पास कितना टाइम चलने वाली है, इसका लाइफ टाइम पीरियड क्या है। कई बार एसेट्स में क्वेश्चन दिया जाता है कि हमें इसकी स्क्रैप वैल्यू जो है 10 साल बाद इतनी हो जाएगी, मतलब कि एसेट्स की वैल्यू प्रॉपर दे दी गई 10 साल है, 10 साल बाद इसकी कीमत ऐसे हो। जैसे अभी आप कोई गाड़ी खरीद लो, मोटर बाइक खरीद लो, कोई कार खरीद लो, उसकी मैक्सिमम लाइफ जो होती है 15 साल होती है। 5 साल और इंक्रीज में मिल जाता है कि आप रिन्यू करवा सकते हैं, 5 साल के अंदर 20 साल तक गाड़ी चला सकते हैं, उसके बाद उसकी वैलिडिटी खत्म कर देती है गवर्नमेंट। आप चलाएंगे तो अपने रिस्क पे चलाने वाले हैं उसको। इंश्योरिंग दी एसेट्स आर अनइंकुम्बरेंट बाय एनी चार्ज ऑफ मॉर्गेज। ये भी चीज ध्यान रखना होगा कि जो आपने एसेट्स खरीदी हैं या फिर कहीं से अभी हायर परचेज में ली है वो किसी प्रकार के मॉर्गेज में तो नहीं है। कई बार अगर किसी बंदे ने खरीदी है, आप उसको आगे लेके बैठे हुए हायर परचेज में चल रहे हैं, लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट में चल रहे हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में चल रहे हैं, ये चीजें भी इसमें चेक करना जरूरी है। फिर आता है मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का मतलब होता है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी वैल्यू आपने दी होती है इसको वैल्यूएशन ऑफ एसेट बोलते हैं। जब तक आपकी बिजनेस की बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनेगी तब तक वो वैल्यूएशन निकल के नहीं आती है। इंपॉर्टेंस क्या होता है, हम वेरिफिकेशन क्यों करते हैं एसेट्स में? इस चीज को श्योर करने के लिए कि आपकी बिजनेस में जो बैलेंस शीट दिखाई गई है, ट्रू और फेयर पिक्चर दिखाई गई है आपके बिजनेस की, वो बिल्कुल सही दिखाई गई है। इसके लिए वेरिफिकेशन की जाती है एसेट्स की। और एसेट्स में किसी प्रकार का कोई डाउट्स ना रहा हो कि हम जो वैल्यू लेके जा रहे हैं कल को हम अपने मार्केट में जब अपनी एसेट को लेके जाएं तो कम से कम उतनी वैल्यू स्टैंड करे जितनी हम अपनी बुक्स में दिखा रहे हैं। कई बार बुक्स में वैल्यू इतनी ज्यादा होती है लेकिन मार्केट में सेल करने जाओ उतने के पैसे हमें नहीं मिलने वाले होते हैं। तो एक शेयर होल्डर को इंश्योर करने के लिए कि आपका पैसा हमारे पास सिक्योर है, इसके लिए वेरिफिकेशन एसेट्स की जाती है। जो वेरिफिकेशन भी होगी एज पर दी कंपनी एक्ट होगी, क्योंकि कंपनी एक्ट जो बोलता है कि आपकी डेप्रिसिएशन के अलग अलग रूल्स हैं। वैसे तो सभी कंपनियों में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही चलता है हर जगह डेप्रिसिएशन, लेकिन अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग परसेंटेज है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसके ऊपर 10% लेने वाले हैं, कोई फर्नीचर टाइप्स है उसमें 15% लेने वाले हैं। तो इसी हिसाब से अलग अलग टाइप्स में आपके डेप्रिसिएशन लगनी जरूरी है। इंपॉर्टेंस क्या होता है, हम एसेट्स की वैल्यूएशन भी क्यों करते हैं? ताकि इन एसेट्स की एक टेंजिबल वैल्यू जो हमें लगता है कि जिसको महसूस हम लोग कर सकते हैं उसको हम सामने लेके आ सकते हैं, इसके लिए क्या तभी एसेट्स की वैल्यूएशन की जाती है। अदरवाइज वैल्यूएशन करने के पीछे कोई मतलब नहीं, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ब्रेकअप वैल्यू हमारे पास ऑलवेज अवेलेबल हो। कोई चीज 10,000 की ली थी, साल भर 10 साल उसकी कीमत कम होती चली जा रही है और जब हम जिस साल में वो देखें तो उसकी कीमत एक्चुअल उतनी शो हो, इसलिए वैल्यूएशन की जाती है। फिर आता है प्रॉब्लम ऑन वेरिफिकेशन। जब भी आप एसेट्स को वेरीफाई करने जाते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे पहले तो प्रॉब्लम आती है स्टॉक इन ट्रेड। जो सामान आपकी एसेट्स में करंट एसेट में बात कर रहे हैं, ये आपने जो स्टॉक रखा हुआ है अपने ट्रेड में उसकी वेरिफिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है। आपने उसमें अलग अलग मेथड लगाए हो सकते हैं, स्टॉक हो सकता है फीफो लीफो से इशू किया हो, वेटेड से इशू किया हो,
कोई सामान कितने का खरीदा, कोई कितने का, मिक्स जब सामान पड़ा हो जाता है उसकी हमें अलग अलग नहीं कर पाते हैं, ये इतने का आया या उतने का आया, तो उस टाइम पे वैल्यूएशन करने में प्रॉब्लम आती है। कई बार कंपनी बैलेंस शीट आती है भी जितने का सामान आया, जितने का बेच दिया, उसको प्रॉफिट ले लेते हैं। कुछ कंपनी ऐसी होती है जितने का सामान आया बिकेगा जितना मर्जी, लेकिन 5% के ऊपर बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो वहाँ पे वेरिफिकेशन करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार हम कहते हैं किसी बंदे की नॉलेज की बेस पे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप की होती है, बंदा अपने नॉलेज से अपने हिसाब से लेके चलते हैं, हम अपने हिसाब से सेटअप कर रहे हैं, तो जजमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है कि कितना हमारे पास सामान है कितना नहीं हो गया। जैसे एग्जांपल बोल रहे हैं, कंपनी में आग लग गई है, आग लगने से स्टॉक का नुकसान हो गया, कितना स्टॉक हमारे पास पड़ा था कि उसका प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं है, तो उस टाइम पे भी जजमेंट लगानी मुश्किल हो जाती है। फिर आता है प्रॉब्लम ऑन वैल्यूएशन। जब भी आप एसेट्स की वैल्यूएशन करोगे तो कौन सी प्रॉब्लम आएगी? सबसे पहले तो करेक्टर ऑफ दी एसेट्स। एसेट का करेक्टर का मतलब ये होता है कि एसेट जो आपके पास है किस वैल्यूएशन पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है। वैल्यूएशन करने के पीछे रीजंस कुछ कुछ अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कंपनी में कोई पार्टनर जो रिटायर हुआ है, या आपने नई शेयर कैपिटल ऐड की है, या फिर आपने किसी गुडविल को खत्म करना है या कुछ भी करना है, तो ये अलग अलग पर्पस की वजह से करेक्टर में मैटर नहीं करते, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हमें बस आती हैं। फिर आता है यूज ऑफ एसेट्स। एसेट को हम यूज किस हिसाब से कर रहे हैं? एसेट आई तो ओनर की थी, लेकिन कंपनी में यूज करना स्टार्ट कर दिया, हम तो ओनर के अकाउंट में डाल के बैठे हुए हैं, आप कंपनी में उसको यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। फिर आती है एस्टिमेटेड लाइफ। कोई एसेट की लाइफ कितनी है वो भी हमेशा मैटर करती है। कंपनी में कोई एसेट रहेगी कम से कम 5 साल के ज्यादा तो बेनिफिट होने वाले हैं, अगर उसकी लाइफ ही साल 2 साल के लिए है, तो उसकी वैल्यूएशन करनी मुश्किल है। आज लाएंगे तो उसकी डेप्रिसिएशन उतनी तो बनती नहीं, लेकिन जितना हम बनाने के लिए सोच रहे हैं। फिर आता है इवेंचुअल प्रॉब्लम्स। जब आप एसेट्स को लेके आओगे, कई बार बैलेंस शीट में हमने जो वैल्यू डाली है, लेकिन वो प्रॉब्लम की वजह से एसेट्स पहले ही बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो वहां पर भी प्रॉब्लम्स आएंगी। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। कई बार हमारे पास एसेट्स की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होती ही नहीं, हम लोग खरीद लेते हैं मशीन या कोई ऐसी चीजें जिनको प्रॉपर चलाने वाला नहीं है, तो उसकी भी वैल्यूएशन करने में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि जो चीज़ प्रॉपर आप यूज ही नहीं कर सकते, तो मतलब कि आप उसमें अपना पैसा ही वेस्ट करके बैठते हैं, तो वहाँ पे वैल्यूएशन करने में भी प्रॉब्लम्स हमें आती है। उसके बाद इसी में एक टॉपिक आता है विंडो ड्रेसिंग, एक चैलेंज ऑफ वेरिफिकेशन। कंपनियों में मोस्टली ज्यादातर बैलेंस शीट जो बनती है विंडो ड्रेसिंग से ही बनती है, मतलब जो कुछ एक्चुअल में कंपनी में हुआ होता है वो चीज़ नहीं दिखाती। खर्चे जैसे बोलेंगे कम हुए होते हैं, लेकिन ज्यादा दिखाए जाते हैं, जानबूझ के, किसके लिए? प्रॉफिट को कम करने के लिए। इनकम जो हमें रिसीव हुई होती है जानबूझ के दिखाते ही नहीं, उसको कैश में एंट्री लेके बैठ जाते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। कई बार किसी से सामान खरीदा विदाउट बिल आ गया, बेचा विदाउट बिलिंग बेच दिया, तो ये सब कुछ विंडो ड्रेसिंग में होता है कंपनियों में। किसी भी ऑडिटर के लिए एक स्पेशल चैलेंज होता है कि विंडो ड्रेसिंग को कैसे फाइंड करना है, तो लिखा भी है विंडो ड्रेसिंग कैन बी प्रैक्टिस इन दी सेवरल वे इंक्लूडिंग। किन किन तरीकों से विंडो ड्रेसिंग हो सकती है? सबसे पहले डिफरिंग परचेज। डिफरिंग परचेज का मतलब है कि जो भी आपने परचेज 1 साल में परचेज की है, वो प्रॉपर परचेज दिखाया ही नहीं आपने कितना सामान खरीदा है। एग्रेसिव डेप्ट कलेक्शन एफर्ट्स। हमारे पास जो डेप्ट कलेक्शन एफर्ट्स हैं वो बहुत अग्रेसिव होते हैं, हम बोलते हैं कि जल्दी से हम जिन लोगों से उधार में पैसा दिया वो उनसे खरीद लेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ काम होता ही नहीं कंप्लीट। आप बोल देते हैं कि हमने नोटिस दिया होगा कि 14 दिन में सब लोग पैसे दे देंगे, बहुत लोग ऐसे होते हैं 14 दिन के साल साल पैसा नहीं देने वाले थे, तो वहाँ पे भी हमारे पास विंडो ड्रेसिंग की प्रॉब्लम्स आती है। उसके बाद रिकॉर्डिंग फ्यूचर ईयर इनकम्स इन एडवांस। आप कॉन्टीजेंट जैसे हम बोलते हैं भी, इनकम बोल सकते हैं, इनकम अभी हुई नहीं है, एडवांस में आपको मिलनी है, आपने पहले ही लिख लेते हैं, अपनी बैलेंस शीट में शो कर देते हैं कि हमारे पास ये इनकम आएगी, लेकिन आई नहीं होती कई बार इनकम, तो ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं। मिस क्लासिफाइंग बोरोड कैपिटल। आपके पास जो कैपिटल आई होती है बोरोड, जो आपने बाहर से लिए, मान लोन लोन ली है, आप उसको डिबेंचर में डाल के बैठ जाते हैं, कई बार डिबेंचर वालों को लोन में डाल के बैठ जाते हैं, कैपिटल प्रेफरेंस की है लेकिन आपने इक्विटी में शो कर रहे हैं, तो ये भी कई बार प्रॉब्लम्स आती है जिसको विंडो ड्रेसिंग में देखते हैं। इनसफिशिएंट प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन एंड बैड डेब्ट्स। आपकी कंपनी में जो एसेट्स हैं या बैड डेब्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, उसकी आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, लेकिन हमें रूल पढ़ के कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग उतनी ही डेप्रिसिएशन लगानी पड़ती है जो एज पर रूल होती है। उसके बाद ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल कम। जो आपकी कंपनी में खर्चे होते हैं उसको आप कैपिटल एक्सपेंसिव में डाल के चल रहे हो, मीन्स ओनर में से माइनस करे जा रहे हो, तो वो भी विंडो ड्रेसिंग होती है कई बार, तो ये भी चीज़ को सेटअप करना था। हम बोलते हैं कि खर्चा कर दिए सिर्फ कैपिटल कम माइनस कर दो, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, जो खर्चे हैं उसको एक्चुअल में खर्चे दिखाने पड़ते हैं। ओवर और अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। आपकी कंपनी में जो एसेट्स हैं लायबिलिटीज हैं उसकी वैल्यू कई बार ज़्यादा होती है, कई बार आप कम डाल लेते हैं, कई बार कम होती है लेकिन ज़्यादा डाल के बैठ जाते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं। इनफ्लेटिंग प्रॉफिट्स थ्रू फिक्स्ड रिटर्न्स। हमारा जो प्रॉफिट है बिल्कुल प्रॉपर आ ही नहीं रहा, हम लोग उस हिसाब से चलते चले जाते हैं कि जो आ रहा है उस हिसाब से सेटअप कर दो। जैसे बोला कि हर बार आप बोलें कि हम 5% पे बैलेंस शीट बना रहे हैं, लेकिन कई बार 5% प्रॉफिट होता ही नहीं, बीच में कम प्रॉफिट होता है, तो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। सीक्रेट रिजर्व ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न्स। आपकी कंपनी में कई बार आप सीक्रेट रिजर्व भी बना लेते हैं, पैसा अंदर ही अंदर साइड में रखते चले जाएंगे, लेकिन बुक्स में शो नहीं करते हैं,
तो ये भी एक है जिसको हम ऐसे इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे बोल रहे हैं। तो ये काम भी कंपनी में अगर हो जाए तो वो भी विंडो ड्रेसिंग की तरह ही देखा जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ रही वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। आपकी कंपनी में किन किन चीजों की एसेट्स की वेरिफिकेशन होती है। सबसे पहले बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ वैल्यूएशन इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या है हमारे पास? गुडविल। गुडविल एक ऐसी एसेट्स होती है जिसको इसका नाम सॉरी मीनिंग है वैल्यूएशन ऑफ द रेपुटेशन। जैसे आपकी कंपनी की जो रेपुटेशन है उसी को गुडविल बोला जाता है। ये इंटेंजिबल होता है, कई बार इसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन हो नहीं पाती। क्यों नहीं पाती? गुडविल हम लोग बैलेंस शीट में ओवर स्टेटेड दिखा देते हैं, कई बार अपनी मनमर्जी से एंट्री डाल के बैठे होते हैं, पुराने तरीके से चली आ रही है। उसकी वेरिफिकेशन तब होती है जो आपकी पुरानी बैलेंस शीट में हुआ था। नेक्स्ट आपने गुडविल कैसे बना ली। कुछ लोग रिजर्व को गुडविल में ट्रांसफर करके बैठ जाते हैं। कुछ लोग कोई पार्टनर छोड़ के चला गया या नया है उससे पैसे ले ली, नई गुडविल बना ली। ऐसा कोई रीजन नहीं है। ये गुडविल तब बनती है जब आपकी कंपनी लॉन्ग टाइम से चली आ रही है। अगर कोई एसेट्स सॉरी आपके जो ओनर्स हैं वो लीव करके गए हैं, उसके जगह नया ओनर आया, तो आप गुडविल बना सकते हैं कि जो हमारी रेपुटेशन है तब डाउन होने वाली है। अदरवाइज ये गुडविल ऐसे नहीं कभी बनती। फिर हमारे पास आते हैं पेटेंट। पेटेंट क्या होते हैं? जो कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट से अप्रूवल बेस पे लेना पड़ता है, जिनकी हर साल रिन्यूअल फीस देनी पड़ती है। ये कंपनी की जो डीड बनी होती है उसमें मेंशन होता है। इसकी वेरिफिकेशन भी ऑडिटर हमेशा करता है। कंपनी की ऑफिशियल डीड जो निकालेगा, अगर उस डीड में नोट हुआ हुआ है कि इसकी हर बार जो रिन्यूअल फीस कंपनी पे करती है, फिर तो आप इसको कॉपीराइट में ले सकते हैं, कॉपीराइट के पैसे भर सकते हैं। अदरवाइज इसके पैसे नहीं भरे जा सकते अगर आपकी डीड में नहीं अवेलेबल तो। कॉपीराइट ये कंपनी जो लीगल राइट होता है, जो ग्रांट होता है, मीन्स जो आपकी मोस्टली कॉपीराइट फॉर्मूले मेडिकल में सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। मेडिकल कंपनी के ऊपर एक आर बना होता है, उसका गोल चक्कर के पीछे कॉपीराइट का मीनिंग यही होता है, या फिर सी लगा होता है उसको। मतलब इनका फॉर्मूला जो है सिक्योर है, कोई बंदा और यूज नहीं कर सकता। इसकी भी गवर्नमेंट से परमिशन होती है। अगर आपकी कंपनी को कॉपीराइट का मार्क लोगो मिला हुआ है और आपने गवर्नमेंट से हर साल इसके रिन्यूअल फीस पे करनी है, तो आप अपने खर्चे या फिर अपनी एसेट्स उसमें दिखाएंगे। अगर है ही नहीं तो आप लॉगिन दिखा सकते हो। ऑडिटर इस चीज़ की वेरिफिकेशन भी करते हैं, आपकी कंपनी की बैलेंस शीट्स चेक करेगा। उसके अगर आपने देखा कि कॉपीराइट आपने अपनी एसेट्स में दिखाए हुए हैं, तो आपकी कंपनी की जो डीड बनी हुई है, जैसे कंपनी हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं जब रजिस्ट्रेशन करवानी है, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड बनती है। तो अगर उस चीज़ में ये चीज़ डिक्लेयर की गई है तो आपको इसका एसेट्स का पैसा डालने की जिम्मेवारी आप डाल सकते हैं, अदरवाइज उस चीज़ को नहीं डाल सकते हैं बैलेंस शीट में। ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क भी एक डिफरेंस, अलग अलग कंपनी को अलग अलग मार्क मिलते हैं जो आपकी गुड्स फॉर सेल के साथ अटैच होते हैं। ये भी मार्क जो है अगर आपने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है तो गवर्नमेंट से आपको इसकी परमिशन मिली होती है। इसकी भी हर साल रिन्यूअल फीस कंपनी को पे करनी पड़ती है। अगर रजिस्टर्ड करवाया हुआ है आपकी कंपनी की जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है या फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें आपने इसको पास करके इसको सब सेटअप करवाया था, तो आप इसकी रिन्यूअल फीस भर सकते हैं, तो अपनी बैलेंस शीट में भी दिखा सकते हैं। अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो आप इसको अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। ये ऑडिटर की जिम्मेवारी थी, इस चीज़ को वेरीफाइड भी वो जरूर करता है। फिर आता है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट। जो कंपनियों में फिक्स एसेट्स होती हैं, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड भी कंपनी पर दो प्रकार की होगी, लीज होल्ड या फिर फ्री होल्ड। लीज होल्ड होती है जो कंपनी ठेके पे लेती है। फ्री होल्ड होती है जो कंपनी जो है किस्तों में इंस्टॉलमेंट भी लेके बैठी हुई है, कई बार अपनी ही एसेट खरीद लेती है। इसको भी कंपनी में वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर कोई ज़मीन आपने ठेके पे ली हुई है तो उसका एग्रीमेंट बनता है कंपनी में। वो एग्रीमेंट कंपनी के पास है या नहीं है, आप ऐसे ही अपनी बैलेंस शीट में दिखा रहे हो कि हमारे पास लीज होल्ड प्रॉपर्टी है। कोई प्रॉपर्टी आपने इंस्टॉलमेंट में ली हुई है, आप अपने यहाँ पे दिखा रहे हो, लेकिन इंस्टॉलमेंट का कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, तो इसकी वेरिफिकेशन भी ऑडिटर जो है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जरूर करता है। फिर आती है बिल्डिंग। बिल्डिंग का मतलब हो गया कि जहाँ पे आपकी टाइटल होते हैं, जहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करके बैठे हुए, वो भी कंपनी अपनी एसेट्स में दिखाती है। इसके भी कंपनी के पास प्रॉपर बिल होने चाहिए, कब खरीदी गई, इसकी प्रॉपर रेनोवेशन हो रही है कि नहीं हो रही, हर साल इसमें आपको रेनोवेशन फीस लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, है नहीं लेकिन आपने फिर भी एसेट दिखाई हुई है, चाहे वो किराए की बिल्डिंग हो, लेकिन कंपनी दिखा देते हैं कि हमारी अपनी बिल्डिंग है, इसके ऊपर ये खर्चे लग रहे हैं, हम इसका कोई रेंट नहीं पे कर रहे, कुछ नहीं पे कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी कंपनी में जरूर चेक की जाती हैं। प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आपकी कंपनी में हमेशा इसका भी डिटेल एक रजिस्टर्ड होता है। कोई भी मशीन आपने खरीदी हुई है, मशीन का अलग अलग हम लोग अकाउंट बनाते हैं, मशीन जो जो भी खरीदी गई है अलग अलग टाइप की, उनके सबका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। सीए जो आपकी कंपनी में जो ऑडिटर आएगा वो भी इस चीज़ की वेरिफिकेशन करता है कि आपका प्रॉपर जो प्लांट की वैल्यू दिखा रहे हो वही आपकी बुक्स में अकाउंट्स में शो हो रही है नहीं हो रही। हर साल अगर कोई खर्चा उसमें ऐड किए गए हैं तो माइनस कर रहे हैं या फिर प्लस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ उसमें चेक करके ही वेरिफिकेशन करी जाएगी। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। कंपनी में जो फर्नीचर आएगा आप अपने बिजनेस के लिए लेके आए हो या फिर सेल के लिए लेके आए हो, ये भी मैटर करता है। कुछ कंपनी जैसे होती है, मान लो फर्नीचर का ही काम है, अभी फर्नीचर हम उसमें कुछ फिक्स एसेट भी बनाए जा रहे हैं, कुछ चीज़ों को बेचे चले जा रहे हैं, इसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड देखा जाता है, कौन सी चीज़ आपने बिजनेस में यूज़ की और कौन सी चीज़ आपने सेल परचेज में यूज़ की है। इसकी वेरिफिकेशन भी कंपनी में ऑडिटर जो है जरूर करते हैं।
फिर आते हैं मोटर व्हीकल, जो कंपनियों में गाड़ियां यूज होती हैं, बाइक हो गया, कार होगी, ये भी कंपनी में चेक किया जाएगा किस चीजों को आपने फिक्स एसेट में स्टार्टिंग में ही रख लिया था। आज एक बारी बाइक ले आए, आपने बोला कि हमारी फिक्स एसेट है, कल को आप उसको बिजनेस में आप सेल परचेज में भी बेच भी दिया, आप बोला फिक्स एसेट खत्म भी करेंगे, खरीदने बेचने, ये चीज नहीं हो सकती। जो चीज फिक्स एसेट में रखी गई है वो फिक्स में रहने वाली है, जो करंट में है वो करंट में रहनी चाहिए, इसकी वेरिफिकेशन भी कंपनी में होती है। उसके बाद आता है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक की वेरिएशन भी वेरिफिकेशन भी कंपनी में होती है। हम लोग जो मर्जी एंट्री डाल रहे हैं, हम बोलते हैं बैंक से इतने पैसे लेने, ये कभी नहीं होता। इसकी वेरिफिकेशन कब होती है? जब आपका ऑडिटर आएगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट मंगवाएगा, उससे आपका बैलेंस मैच करेगा। अगर आपका बैलेंस डेबिट साइड से हो रहा है कि आपने बैंक से इतने पैसे लेने हैं, तो बैंक का जो स्टेटमेंट है वो भी क्रेडिट साइड में शो करेगा कि उसने आपके इतने पैसे देने हैं। तब तो प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है। अगर बैलेंस मैच नहीं कर रहे होते, तो सारी एंट्रियों की दोबारा से वाउचिंग करी जाती है, भी एंट्री चेक करो भी कहाँ पे आपकी एंट्री मिस है, इसको बराबर बनाओ। क्योंकि हम लोग बैंक में अपनी स्टेटमेंट नहीं लेके जा सकते कि हमारे साथ स्टेटमेंट मैच कर लो। आपको बैंक से स्टेटमेंट लेके आनी पड़ेगी, उसके साथ अपना बैलेंस जो है मैच करना पड़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंसिव, जो एडवांस में कंपनी खर्चे कर लेती है कंपनी सेटअप करने से पहले, ये भी खर्चे आपकी बैलेंस शीट में जो चले आ रहे हैं, ये बढ़ते नहीं हैं, कम जरूर हो जाएंगे। हर बार बैलेंस शीट आप बोलेंगे हर साल नई बैलेंस शीट आएगी और प्रीपेड एक्सपेंसिव हम बढ़ाते चले जाएंगे, नो। अगर 10,000 चला रहे हो तो चलता चला जाएगा 10,000, लेकिन ये बढ़ेगा नहीं, कम हो सकता है। अगर किसी कंपनी में बढ़ गया है, तो वहाँ पे वेरिफिकेशन करनी पड़ती है किस चीज़ का प्रीपेड एडवांस खर्चा आपने कर दिया, क्योंकि एडवांस खर्चे कंपनी एक ही बार में करती है, बार बार नहीं होती। या फिर कोई एडवांस खर्चा ऐसा होगा, किसी को रेंट एक्चुअल में आपने पे कर दिया, आप रेंट पे कर रहे हैं, आप किसी बंदे को झूठ से आपने एडवांस पे कर दी है, तो उस बंदे से वेरिफिकेशन भी आई होनी चाहिए जिसने एडवांस में आपसे रेंट लिया है या एडवांस में सैलरी लिया है, वो लिखित रूप में देगा आपको कि हमने एडवांस में पैसे लिए। अगर आपके पास लिखित रूप में नहीं है, तो प्रीपेड एक्सपेंसिव वैसे ही नहीं बढ़ सकते हैं। फिर आती है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ द लायबिलिटीज। कंपनी में जो लायबिलिटीज होती हैं किसी और के पैसे देने वाले, इसकी वेरिफिकेशन भी प्रॉपर होती है। सबसे पहले वेरिफिकेशन होती है डिबेंचर होल्डर की। आपकी कंपनी में डिबेंचर होल्डर कौन है, उसका प्रॉपर एक स्टोरी रजिस्टर बनाना चाहिए डिबेंचर होल्डर का। सब बंदों के नाम, कितने कितने डिबेंचर्स, या फिर बैंकों से आपने लोन लिया हो तो वो भी डिबेंचर होल्डर में कई बार ऐड कर लेते हैं। किस बैंक से कितना पैसा ले हुआ है, कितना टाइम बाद वापस करना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उन सभी चीज़ों की वेरिफिकेशन भी सीए जो है आपकी प्रेजेंटेशन में जरूर करेंगे। सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म लोन्स, अगर आपने किसी बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लिए हुए हैं एज ए सिक्योरिटी बेस पे, कोई आपने कंपनी की प्रॉपर्टीज रखी हुई है, पेपर रखे हुए हैं, या फिर कंपनी के फिक्स एसेट वगैरह आपने बैंक में एज ए सिक्योरिटी जमा की हुई है, उन सभी लोन का रिकॉर्ड भी देखा जाएगा। प्रॉपर आपने जितना पैसा लिया उतना आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डाला, जितना वापस कर दिया आपका मैच हो रहा है। कोई कैश की एंट्री तो नहीं है, क्योंकि बैंक में कभी ऐसा नहीं होता कि कैश की एंट्री में पैसा जा रहा है आपका। ज़्यादातर ऐसी एंट्रियाँ बाई चेक पेमेंट या बाई आरटीजीएस बाई नेफ्ट में पेमेंट आप ट्रांसफर करते चले जाते हैं, वो एंट्रियाँ भी आप देखेंगे। कोई एंट्री 10,000 से ज़्यादा की कैश में तो नहीं डाल दी, रीजन किस कहाँ से पैसा आया कहाँ से जा रहा है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक, कई बार कंपनियां स्टॉक के अगेंस्ट भी एक लोन ले लेती हैं। अगर आपने स्टॉक के अगेंस्ट लोन लिया कि आपके पास उतना स्टॉक अवेलेबल है जितना आपने लोन ले लिया है, वो भी हमेशा वेरिफिकेशन आपका ऑडिटर जरूर करेगा। वेरिफिकेशन ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर, आपकी कंपनी में जो आपने बैलेंस शीट में दिखा रहे हो कि हमने इतने लोगों के पैसे देने हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, उन सभी लोगों की वेरिफिकेशन होती है, आपके पास उनकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। और वो स्टैंप वाली स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिस बंदे ने आपको स्टेटमेंट भेजी है उसकी स्टैंप होनी चाहिए, साइन हुई होनी चाहिए, वो दिखाए उसमें भी इतने पैसे आपसे उसने लेने हैं। और तब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में मैच करके दिखा सकते हैं कि हमने उसके इतने पैसे देने हैं। अगर नहीं है स्टेटमेंट, तो वो वैलिड नहीं मानी जाती। बिल पेएबल, बिल पेएबल हो गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हो गया, रेंट पेएबल हो गया, इनके प्रॉपर आपके पास बिल पे होने चाहिए, सॉरी बिल अवेलेबल होनी चाहिए। कई बार जैसे साल खत्म होता है, बिल आ गया, पे तो हमने अप्रैल में करना, लास्ट में साल में जाके, तो उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, तब आप बिल पेबल में डाल सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स अगर आपने बैंक का पैसा यूज किया है, आपकी बैलेंस शीट में आप शो कर रहे हैं कि बैंक आपका क्रेडिट साइड में है, तो बैंक की स्टेटमेंट भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए कि इसमें शो हो कि बैंक का डेबिट दिखाए कि आपसे बैंक ने आपसे इतना पैसा लेना है, तो ओवरड्राफ्ट की एंट्री आप डाल सकते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर हमारे पास टैक्स की प्रोविजंस हैं तब हम लोग बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एडवांस में टैक्स पे करते हैं, लेकिन पे नहीं किया होता, जानबूझ के एंट्री डाल रहे हैं, प्रोविजन बनाते चले जा रहे हैं कि हमने टैक्स के लिए इतना पैसा रख लिया, इतना पैसा रख लिया, जबकि जरूरत पड़ती नहीं, आपका टैक्स तो बनता नहीं है, तो वहां पर भी एंट्रियां कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है। वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ द कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज होती है कि खर्चे होने हैं, किसी के पैसे देने हैं लेकिन फ्यूचर में पे करना है, ऐसी लायबिलिटी की वेरिफिकेशन भी होती है भी हाँ एक्चुअल में वैसा आपने फ्यूचर में पे करना है। कुछ लोग जानबूझ के एंट्रियां दिखा लेते हैं, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी हमारे पास अवेलेबल है कि हमें ये पैसा फ्यूचर में पे करना है, वो पैसा अलग से रखा दिया लायबिलिटी में डाल दिया, वो तब डाल सकते हैं एक्चुअल में पैसा फ्यूचर में देना है, अदरवाइज एंट्री कभी भी आपकी बैलेंस शीट में नहीं होती। ये सारा ही टॉपिक आपका वाउचिंग के साथ मिलता है, ऑडिटिंग में ये वाउचिंग होती ही होती है, मीन्स ये सारी चीजें
एक्चुअल में वेरीफाई सीए जो ज़रूर करते हैं कि जो एंट्री आपने अपनी बैलेंस शीट में दिखाई है बिजनेस की ट्रू और फेयर पिक्चर दिखा रही है नहीं दिखा रही है, उसकी वेरिफिकेशन ज़रूर की जाती है। जहाँ पर किसी प्रकार की कोई स्पेशल एंट्री की रिक्वायरमेंट है या फिर कोई सस्पेंस वाली एंट्री, उनको एंट्री को साइड में रख के उसकी वेरिफिकेशन होती है, फिर जाके कंपनी में जो ऑडिटर है अपनी रिपोर्ट बनाकर अपनी मैनेजमेंट को सबमिट करते हैं। ये टॉपिक आपका वेरिफिकेशन वाला हुआ खत्म। कोई पॉइंट ऐसा है पूछने वाला तो देखिए, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।